हाँ जी, तो नमस्कार। तो आज ये मेरा लेक्चर 2 है बीपीएससी के लिए। ओके। तो मैंने आपको बताया था अपने पहले लेक्चर में कि मैं बीपीएससी का जो साइंस वाला पार्ट है और मैथ्स वाला पार्ट है वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। और जब तक बीपीएससी की पीटी ना हो जा रही है तब तक मेरा ये चैनल बिल्कुल एक्टिव रहेगा आप सभी के लिए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने पूरी 65वीं बीपीएससी से लेकर पिछले 38वीं बीपीएससी तक के भौतिक शास्त्र का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, मैंने उसको इसमें शामिल किया है। ठीक है। और हम इसमें एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहे। ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम लोग पहले 65वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने पहले भी लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको फिर से कि क्वेश्चन क्या है कि दाब का मात्रक क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और चूंकि न्यूटन के जगह पे हम जैसे देखिए फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू केजी हो जाएगा मास के लिए सही यूनिट, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन के जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर नीचे में होगा तो ये हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया दाब। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं साइंस का। ठीक है। आपको बस थोड़े से ध्यान में रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है किसका आ जाएगा, यूनिट डायमेंशन से, ये यूनिट का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके बाद दूसरी जो जो प्रश्न है वो आप देखिए। दूसरी प्रश्न क्या है, सूर्य की प्रकाश। ठीक है। दूसरी प्रश्न है ये सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय लगता है। एक्चुअली यहाँ पे 8 मिनट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। ठीक है। तो एक तरह से फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ओके। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वैल्यू, ये भी फैक्ट है, याद रखिए। सूर्य की प्रकाश गति मतलब सूर्य के प्रकाश की गति कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है सारा आपका 65th बीपीएससी का है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है। अब देखिए स्केलर राशि क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा, या मैं अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ठीक है। आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें पूरी की पूरी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका जिनका वैल्यू मैग्नीट्यूड तो होता है। ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन उसमें कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। वैल्यू होगा लेकिन दिशा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मास, जैसे 2 kg। तो यदि आप मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ आपको परचेज करना है, सपोज कि आपको शुगर परचेज करना है 1 kg, तो आप क्या बोलोगे, भैया 1 kg शुगर दो, हो गया काम खत्म। इसमें तो डायरेक्शन तो है नहीं, बस केवल मैग्नीट्यूड है। ठीक है। यदि आपको किसी से समय पूछना होगा तो आप क्या पूछेंगे, भैया कितना टाइम हो रहा है, बस हो गया। लेकिन वही यदि आपको पूछना होगा कि कोई वैसा चीज़ जिसमें कि डायरेक्शन भी हो। ठीक है। जैसे कि भैया उनका घर कहाँ पे है। ठीक है। जैसे किसी के बारे में पूछ रहे हो एड्रेस, तो वो उसमें डायरेक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि आप यहाँ से ईस्ट जाओ, फिर वेस्ट जाओ, फिर नॉर्थ जाओ। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है, और वैसा जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो क्या होता है, स्केलर होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें इन चारों में जो है वो दाब है। प्रेशर जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि बल, फोर्स, वेग, वेलोसिटी और त्वरण एक्सेलरेशन दोनों को, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं फिर इसमें। अब यह निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ये भी आपका यूनिट का ही हो गया। ठीक है। मैंने सिलेबस से लिखा है क्योंकि ए को मैंने यूनिट लिखा था ना, यूनिट डायमेंशन, इसलिए। तो यहाँ पे आपको मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से किस की मात्रक नहीं है। तो अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब फोर्स अपॉन एरिया कीजिएगा तो जो प्रेशर का होगा वही यूनिट होगा। ठीक है। बल के लिए आपको मालूम है न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। दाब के लिए भी आपको मालूम है फोर्स अपॉन एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था। तो यहाँ पे एक बच रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए आप फॉर्मूला देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, नीचे भी क्या लेंथ, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। तो यदि मीटर बाई मीटर रहेगा
तो दोनों कट कर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट लेस। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, किसका, स्ट्रेन का। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि की जो तरंग होती है वह कैसी होती है, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य। ठीक है, जब इसको हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है ना, कि फ़ारेनहाइट जैसे डिग्री सेल्सियस में मालूम है वैल्यू, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यदि हम 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट कर लेंगे तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32। तो यहाँ पे यदि आप 50 जब आप पुट करोगे तो 9/5 इंटू आप 50 करोगे, 50 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स में कटेगा तो 9 10 या 90 हो जाएगा। और 90 प्लस क्या कर लेंगे 32, तो 90 प्लस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 122। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर कन्वर्शन का हो गया। और ये 64th में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे वैल्यू 50 डिग्री की जगह पे 40 डिग्री सेल्सियस था। आगे चलिए, अब इसमें 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है इसे क्या नापा जाता है, तो देखिए टाइम फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी होती है जिसको आप आवृत्ति बोलते हैं, और एफ इक्वल्स टू क्या होता है 1/टाइम पीरियड, और इसी को हम लोग क्या हर्ट्ज में मेजर करते हैं, या कहीं कहीं इसको पर सेकंड भी लिखा रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज में हम लोग आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, उसका आंसर होता है एमीटर। ये आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी 64th का रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। तो ये ऐसा यूनिट, ये यूनिट वाला आ गया। ठीक है, तो 65 में 9 क्वेश्चन थे फिजिक्स से, वो हो गया। अब आइए, अब हम लोग 64th में चलते हैं। ये है, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऐसे केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, फिजिक्स का भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, कोई नहीं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, बस न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, इसके बाद है कि एंगस्ट्रम जो होता है ये किसकी इकाई है। तो एक्चुअली एंगस्ट्रम से हम लोग वेवलेंथ को मेज़र करते हैं, या जिसको हिंदी में तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, और इसका 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻10 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि हर्ट्ज में किसे मापते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे दिया कि आवृत्ति में डैश को मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी का उपयोग किससे मॉनिटर करने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है ना, मस्तिष्क को मॉनिटर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें है सही कथन चुने। अब सही कथन हमें इसमें से चुनना है। तो पहला कथन क्या है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है। फिर है लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से तो अधिक होगी ही, नो डाउट, ये तो सही है। उसके बाद है बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे से अधिक होती है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन शायद मैंने लिखना है, शायद बी आंसर सही होगा, भिप जियोर होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ फर्स्ट क्या है, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है, तो वो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड से ये लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होगी बैंगनी से अधिक, बैंगनी का हरे से। देखिए तो बैंगनी यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पहले बी होता है फिर जी होता है, तो हरे का ज़्यादा होगा बैंगनी से, बैंगनी का हरे से ज़्यादा, ओके, इंडिगो। ठीक है, क्योंकि ग्रीन से ज़्यादा किसका होगा, येलो का होगा, ऑरेंज का होगा, रेड का होगा, बाकी से कम। बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीली रोशनी से अधिक है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली बी।
चलिए, इसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाने में 40 डिग्री का मान क्या है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 50 डिग्री वाले पे, ये हो गया 40 डिग्री पे। तो 1.8 9/5 था ना, 9/5 था, तो हो गया 1.8 इंटू 40 प्लस 32, तो ये हो गया 18×4 72 प्लस 32 हो गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हो गया। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट होता है। काफ़ी सिंपल ऐसे एकदम बिल्कुल काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप मेरे ये यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, आपको और भी सारे क्वेश्चन को मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और जो भी सिलेबस में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको टॉपिक बताया था वो सबको भी मैं एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा अपने वीडियो लेक्चर में। जितने टॉपिक है उतना लेक्चर में बना दूंगा ताकि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं हो। विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर में। विद्युत धारा मापने का यंत्र मैंने अभी बताया था कि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मेज़र करते हैं। तो ये 64 भी हो गया, 63 शायद इसमें छूट गया, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। गॉड पार्टिकल क्या है, तो गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन है, ये सब याद रखिए। कॉस्मिक किरणें कैसी होती है, कॉस्मिक किरणें आवेशित होती है। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं गामा रे फोटॉन भी होते हैं। तो एक ही दो क्वेश्चन है। इसके बाद है 53 से 55 में आ जाते हैं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखती है, तो जो लाइट जो होती है वो हमें 4000 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक में ही दिखाई देता है, तो ये आप याद रखो। उसके बाद है रक्त दाब मापक यंत्र, तो रक्त दाब मापक यंत्र हमको किसको बोलते हैं, फिग्मोमीटर को बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद है रडार का आविष्कार किसने किया था, या रडार का आविष्कारक कौन थे, तो रडार का जो आविष्कारक थे वो कौन थे, रॉबर्ट वॉटसन थे, ओके। चलिए अब हम लोग 47वीं बीपीएससी पे आ गए। तो इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से धातु का उपयोग होता है, तो यूरेनियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। सेकंड है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, मालूम है आपको, 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि जो चुंबक जो होती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। तो ये मैग्नेट का सिलेबस हो गया। जब हम लोग मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें और भी अच्छे से मैग्नेट को एक्सप्लेन करेंगे। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर, ठीक है। कैसे होगा जब पढ़ेंगे तो हम आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो हम 7 रंगों के यदि हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो अलग अलग रंगों में मतलब अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, दिखने लगता है हमें सातों का 7 रंग। वो कौन कौन से 7 रंग है, VIBGYO और R, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये 7 कलर है। अब इसके बाद है सूर्य ग्रहण तब होता है, तो कब होता है सूर्य ग्रहण, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो चंद्रमा जो होता है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में और एक दिशा में हो, तो इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाए और इसके दोनों ओर सूर्य और चंद्रमा हो, जो चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद है लोलक यानी कि पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या होती है, तो फॉर्मूला याद रखिए, T=2π√L/G। 2π कांस्टेंट है और अर्थ सरफेस के पास में G भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, लेंथ पे डिपेंड करे, यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा टाइम पीरियड। आगे चलिए अब 46 बीपीएससी में, ठीक है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने में प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो याद रखिए कि जो फ्यूज में जो तार बनी होती है उसकी जो प्रतिरोध होती है वो काफ़ी उच्च होती है और उसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी निम्न होता है, ताकि जैसे ही हाई अमाउंट में करंट जब फ्लो हो तो वो मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे, ताकि डिवाइस जो है वो सेफ हो जाए। तो टीन और शीशे का एक मिश्र धातु है। आजकल फ्यूज के जगह पे हम लोग MCB का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, तो हम आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि चांद पे G का जो वैल्यू होता है G/6 होता है, ठीक है, और जो वेट जो होता है वो G पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो G का वैल्यू यदि घट रहा है तो वहाँ पे वेट भी घटेगा, किंतु मास जो होता है वो कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो पृथ्वी पे हो
घर में हो, मंगल में हो या चंद्रमा पे हो, द्रव्यमान किसी वस्तु का नहीं बदलता है, बदलता केवल उसका भार है। उसके बाद है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके द्वारा भार लग रहा बल क्या होगा। तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो स्थिर व्यक्ति को, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दिया हुआ है। इसके बाद है अब 45वीं बीपीएससी में कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ये होता है द्रव्यमान। आप देख लीजिए, मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी तो भी हो ही गया। तो यदि हम इसको डिवाइड करेंगे p/v तो mv/v हो जाएगा, v भी कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, मास बचेगा, और मास को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। इसके बाद एक बल गुणनफल क्या है, ठीक है, तो बल किसका गुणनफल है, तो ये हो जाएगा मास इंटू एरिया, F=m, यहाँ पे दिख रहा है मास इंटू एरिया। इसके बाद तीसरा निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश, देखिए फिर से वेक्टर एक आ गया, तो वेक्टर विस्थापन, वेग, बल, आयतन, ठीक है, कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, ठीक है ना, तो आयतन जो होगा वो सदिश राशि नहीं होगा। वही मुझे लगा कि सदिश राशि तो 3 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा आयतन, क्योंकि वॉल्यूम का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए ये भी काफ़ी सा सिंपल सा क्वेश्चन कभी का पूछा हुआ है, कब का है ये, तो कभी कभी पहले काफ़ी सिंपल से आते थे, कभी कभी 45वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा। उसके बाद ये भी पूछा गया था कि त्वरण के लिए सूत्र क्या होगा, तो आपको मालूम है कि v=u+at होता है, ठीक है। यहाँ से a का वैल्यू हम निकालेंगे तो वो v-u/t हो जाएगा। इसके बाद है दो उत्तरोत्तर रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो उसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, वेव लेंथ बोलते हैं। इसमें आप डायग्राम में आप समझो, देखो, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है, लैम्डा क्या है, टाइम पीरियड भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, उसके बाद टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो टेलीस्कोप की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। इसके बाद अब 44वां बीपीएससी का क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा था फिजिक्स में, भौतिकी में, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। आपको मालूम है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य से जो प्राप्त होती है ऊर्जा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, या रीन्यूएबल एनर्जी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, ये हम लोग जब पढ़ेंगे एनर्जी तो उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये हो गया मैकेनिकल ऊर्जा। उसके बाद है पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं, अवतल और उत्तल दोनों तरीके के लेंस के बने होते हैं पढ़ने वाले में, क्योंकि जो दृष्टि दोष होता है या तो वो दूर दृष्टि हो सकता है या नज़दीक दृष्टि हो सकता है, तो दोष को नज़र में रखते हुए हम लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर जो बताते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद 43वां बीपीएससी में क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व क्या है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखिए फैक्ट है ये। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करता है। फ्यूज़ का सिद्धांत, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। ओके, उसके बाद दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं, देखिए उत्तर लें, जो मैंने अभी बोला था ना ऊपर में कि डॉक्टर जैसा सजेस्ट करते हैं कि आपका दूरदृष्टि है या निकट दृष्टि है, तो दूरदृष्टि में उत्तल हो गया, तो निकट दृष्टि में क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, ये दोपहर में नहीं दिखाई देता है। ओके, इसके बाद दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी बनाने। अब देखिए 42वां में क्या है, एक बार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। फिर है 1 पिकोग्राम कितना के बराबर होता है, 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है। ध्वनि को वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है ध्वनि का स्पीड वायु में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो जब लगभग दे दिया तो 8 मिनट, ये सही हो जाएगा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन,
ठीक है, न्यूक्लियर फिजन के द्वारा, नॉट फ्यूज़न। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थ के प्रभावी आशवन में। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अब उसके बाद आइए 41वां बीपीएससी में हम लोग आ गए कि ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके में प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है। क्यों? क्योंकि लोहा जो होता है वो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए ऐसा फील होता है। इसके बाद है 100 वाट की बिजली बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा? तो कंज्यूम कितना होता, क्या होता है फॉर्मूला? P/T। P है 100 वाट, फिर टाइम है 10 आवर्स, हो गया 1000 वाट आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 किलो वाट आवर, क्योंकि जो एनर्जी मेजर करने का जो हम लोग स्टैंडर्ड जो यूनिट लेते हैं वो किलो वाट पर आवर ही लेते हैं, किलो वाट आवर लेते हैं, पर आवर नहीं। इसके बाद है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 0.2 डायोप्टर है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/p मीन्स 1/2 मीटर तो 5 मीटर, या हम इसको 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए 40वां बीपीएससी में आ गए हम लोग। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज, वाट, ओम, एम्पियर। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? केवल वाट, क्योंकि हमें केवल वाट से मतलब होता है कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? वो हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसके बाद है 39वीं बीपीएससी में एक सामान्य शुल्क सेल विद्युत अवघट्य होते हैं अमोनियम क्लोराइड। डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला क्यों लगता है? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। वर्षा के बूंद गोलाकार आकृति के कारण पृष्ठ तनाव। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम लोग कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसके बाद है 38वीं बीपीएससी। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रस्ताव के लिए E=mc²। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विगलन प्रक्रिया के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट। तो लगभग है तो 8 मिनट, एक्चुअल होगा, पूरा एग्जैक्ट पूछ रहा है कि कितना होता है तो 8 मिनट 20 सेकंड। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी के। और इसके बाद हमारे जो सिलेबस जो मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था तो वो ये सिलेबस है। ठीक है, तो अब मैं आज इसको यहीं पे मैं रोकता हूँ। ठीक है ना, कल हम लोग इस चैनल में स्टार्ट करेंगे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, और जो भी इम्पोर्टेंट यूनिट डायमेंशन जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी इसमें इम्प्रूव कर सकूं, और कमेंट भी ज़रूर लिखिए सही गलत जो भी हो। ओके, चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।